तो आज हम 9th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे एसएसटी का, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें देखेंगे कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है फूड टू ऑल पीपल एट ऑल द टाइम। अब इसमें हम देखते हैं इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। तीनों डायमेंशंस को देखते हैं। पहला क्या होना चाहिए? फूड अवेलेबिलिटी, यानी फूड अवेलेबल होना चाहिए। ये चाहे इंपोर्ट करके आए, चाहे ये हमारे स्टॉक्स में हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा देखते हैं एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी एवरी पर्सन की रीच होनी चाहिए फूड तक। यानी जो रीच, अगर फूड हमारे देश में प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा, उसके लिए हमारी जो लॉजिस्टिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। तो ये रीच टू दी पीपल यहाँ पे होनी चाहिए फूड की, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में देखते हैं कि फूड तो अवेलेबल है और एक्सेसिबिलिटी भी है, लेकिन लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे। लोगों की इनकम कम है या पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो लोगों के पास इनकम कम है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक डायमेंशन होता है कि फूड अफोर्डेबिलिटी भी लोगों की होनी चाहिए, कि फूड तो है बट लोग उसको खरीद भी पाए, लोगों के अंदर इतनी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको खरीद पाए। तो यानी कि इन लोगों की इनकम इसमें कंसिडर की जाती है कि इनकम कितनी है। उसके अलावा लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी होती है वो इसमें कंसिडर की जाती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों डायमेंशन जो है ये यही इंश्योर करते हैं कि किसी कंट्री में फूड सिक्योरिटी है या नहीं है। अगला सवाल है वाई फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों होती है? तो जैसे कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होती है, पेंडेमिक्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कोविड-19 आया था, कोविड-19 का पेंडेमिक आया था। तो उसके समय पे अब फूड, अब देश के अंदर क्या होता है, जो पूरा जो सप्लाई चेन होता है वो इफेक्टेड हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे पूरा सप्लाई चेन इफेक्टेड हो जाता है। फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्पॉइल हो जाता है, जैसे जो क्रॉप्स होती है वो स्पॉइल हो जाती है। तो ऐसे में हमारे पास इतना फूड अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो सभी लोगों की जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके। डिजास्टर्स में फ्लड होगी, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी होगी, तो इस टाइप की जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कैलेमिटीज होती है, उसके टाइम पर लोगों को फूड मिल सके, इसके लिए इनफ बफर होना चाहिए। तो कोविड-19 में हमने यही देखा कि उस टाइम पे फूड सप्लाई इसलिए इजीली हो पाई क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक काफी अच्छा था उस टाइम पर, तो इसलिए फूड की देश के अंदर कोई किल्लत भी नहीं हुई। उसके बाद अलावा हम एक एग्जांपल समझते हैं। 1943 में एक बंगाल फेमाइन आया था। फेमाइन यानी कि अकाल पड़ जाना, खाने की चीजों की कमी हो जाना। तो वही हुआ था बंगाल के अंदर, जिसमें 30 लाख पीपल्स की डेथ हुई थी। इसके अंदर 30 लाख पीपल्स की डेथ हुई थी। एक बड़ा एक फिगर है कि जो 30 लाख पीपल के विदाउट फूड के उनकी डेथ होगी। तो ऐसे इंडिया में पहले भी फूड क्राइसिस आते रहे हैं, फूड शॉर्टेज होती रही है। तो उसको देखते हुए ये फूड सिक्योरिटी की नीड को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, और होना भी चाहिए। तो क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी कोई फेमाइन आता है या कोई स्टारवेशन की सिचुएशन बनती है, इसमें लोगों को फूड अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, अलग अलग डिजीज के लिए वो काफी प्रोन हो जाते हैं। कहते हैं कॉजेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इंडिया के अंदर क्या क्या कॉजेज है उनको देखते हैं। पहला क्या है? पॉवर्टी। हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन का अराउंड 20% जो पॉपुलेशन है, अराउंड 20% पॉपुलेशन है वो अंडर पॉवर्टी आती है। जो जो जिनके लिए फूड एक्सेसिबिलिटी काफी मुश्किल है, अफोर्डेबिलिटी काफी मुश्किल है। उसके अलावा देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है और उनके लिए फूड अफोर्डेबिलिटी काफी मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा देखते हैं नेचुरल डिजास्टर, जिसमें ड्राउट्स आ जाता है, फ्लड्स आ जाती है, तो इस तरह के, और सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। तो इस तरह के डिजास्टर्स की वजह से जो सप्लाई चेन है इफेक्टेड हो जाता है, फूड अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इफेक्टेड हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि एक बड़ा कॉज है कि इससे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो गरीब लोग थे और जो रूरल एरियाज के लोग थे, वहां तक फूड पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसके अलावा हम देखते हैं जो हाई फूड प्राइसेस, उसके अलावा एक रीजन ये भी है, कई बार जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो जाता है, तो जो गरीब लोग होते हैं वो फूड जो होता है उनकी उनकी रीच से बाहर हो जाता है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके अलावा देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो होने की वजह से भी फूड प्रोडक्शन कम होता है और जो फूड जो स्टॉक होता है वो कम होता है। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे फूड का स्टॉक कम है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो काफी लो है।
अब बात करते हैं हु आर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। तो कुछ स्पेशल कुछ लोग होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं जो इस क्षेत्र में काफी वल्नरेबल होती हैं। तो जैसे कि हमारा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, लैंडलेस है, ये पहले से काफी गरीब होते हैं, पुअर कैटेगरी में आते हैं, तो ये फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा क्या होता है स्मॉल एंड मार्जिनल लेबरर्स, इसमें देखे तो लगभग 85%, एक डेटा के अकॉर्डिंग देखते हो लगभग 85% जो फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है फूड को अफोर्ड कर पाना, और एक अच्छी क्वालिटी के फूड तक रीच हासिल करना, अफोर्ड कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। उसके अलावा देखते हैं अर्बन पुअर, क्योंकि इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है इसलिए ये, और गरीब भी होते हैं ये लोग, तो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते एक अच्छी क्वालिटी का। उसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स जो किसी काम की तलाश में, खासकर जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में काम की तलाश में आते हैं, तो उनके पास उस समय ना अच्छा काम मिल पाता है तुरंत, ना अच्छे रहने की जगह मिल पाती है, और ना ही वो अच्छे फूड तक उनकी पहुंच हो पाती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये भी एक फूड इनसिक्योर कैटेगरी में इंडिया के अंदर आते हैं। इसके अलावा SC ST एंड OBC, बिकॉज दीज कम्युनिटीज आर वेरी वल्नरेबल इन इंडिया, एंड वो क्या होता है इनकी हेल्थ काफी अच्छी नहीं होती है। लाइक STs की बात करें, SCs की बात करें, तो ये ऑलरेडी माना जाता है कि जो मेजोरिटी पर्सन है, मेजोरिटी पीपल है, वो गरीब हैं, और दे आर कमिंग अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये अच्छी फूड इनको एक्सेस नहीं हो पाती। उसके अलावा देखते हैं प्रेग्नेंट वीमेंस एंड चिल्ड्रन की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो 50% से ज्यादा जो वीमेंस हैं वो एनीमिया का शिकार हैं, उनके अंदर ब्लड की कमी है। तो इसकी वजह से जो, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वीमेंस होते हैं जिनको ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है, वो अच्छे फूड को अवेल नहीं कर पाते। अब उन रीजंस की बात करते हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा है। जैसे कि देखें तो ईस्टर्न यूपी, अगर हम मैप में देखें इसको, और मैप में देखो तो ये वाला रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, ये बीच वाला रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। यहाँ पे ईस्टर्न यूपी, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये वेस्ट बंगाल, कुछ MP के पार्ट आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखे तो झारखंड वगैरह, झारखंड, उड़ीसा, तो ये वाला रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड है जो कि ये फूड इनसिक्योरिटी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, MP, तो ये रीजन। उसके अलावा क्यों ऐसे इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफी कम है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम होने के साथ यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी काफी है, पुअर गवर्नेंस है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा है, गवर्नेंस है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है, इसकी वजह से इन जो रीजंस में हमारा क्या देखने को मिलता है, फूड इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लोगों की हेल्थ काफी ज्यादा डिटेरियोरेट है यहाँ पे, तो उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है काफी बेकार रहते हैं, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। उसके अलावा सीजनल हंगर्स की बात करें तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में बात करें तो रूरल एरियाज में होता है बिफोर हार्वेस्टिंग, जब तक उनकी जो क्रॉप्स होती है हार्वेस्ट नहीं होती उस दौरान वो काफी ज्यादा हंगर फेस करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं है, और उसके अलावा उनके पास फूड की भी बहुत कमी हो जाती है उस टाइम पर, ये अधिकतर फार्मर्स में ऐसा होता है। उसके अलावा देखते हैं ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड्स, जो अर्बन एरियाज में देखे तो जब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, गरीब लोगों के पास, तो उस टाइम पर उनको 2 वक्त की रोटी भी जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इंडिया को आजादी मिली उस समय पर अधिकांश लोग इंडिया के अंदर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे थे, उनके पास फूड अवेलेबल नहीं था, पॉवर्टी को फेस कर रहे थे। ऐसे में हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो थी, हम अमेरिका या बाकी के देशों से फूड को इंपोर्ट करते थे, व्हीट हो गया, राइस हो गया। तो ऐसे में कंट्री में एक जरूरत महसूस की जाने लगी कि हमको अपनी सेल्फ सफिशिएंसी फूड के अंदर रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई कैलेमिटी की सिचुएशन आती है तो हमारे पास इतना बफर होना चाहिए कि अपने लोगों की जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके। तो ऐसे में कंट्री में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि अर्ली 1970s के दशक में आया, अर्ली में, सॉरी लेटर पीरियड में आया, 1966-67 के अराउंड ही आया था। तो इसमें हमको देखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन थी क्या। उस टाइम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने ये आइडिया कि मैं काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो नॉर्मल इस टाइम ये था हमारा कि इसमें हाइब्रिड सीड का यूज किया गया था, अच्छी क्वालिटी के सीड्स थे ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके एक अच्छी क्वालिटी का। दूसरा क्या था, इरिगेशन पर काफी जोर दिया गया ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा जरूरी था, और मानसून पर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है एग्रीकल्चर में, इसलिए इरिगेशन पे काफी ज्यादा जोर दिया गया, जो स्पेशली
जो पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी वाले क्षेत्र थे, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसको व्हीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें व्हीट का प्रोडक्शन काफी कई कई टाइम्स बढ़ गया था, राइस का प्रोडक्शन कई टाइम्स बढ़ गया था। तो इरिगेशन पे जोर दिया। उसके अलावा जो मशीन्स का यूज काफी ज्यादा किया गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा किया गया यहाँ पे। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो फूड का जो प्रोडक्शन था वो कई टाइम्स बढ़ गया। फूड प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट थी हमारी कंट्री के अंदर वो पूरी होने लगी, यानी कि फूड रिक्वायरमेंट पूरी होने लगी। यानी दो देश के अंदर कभी जो अनाज की कमी हुआ करती थी, इंपोर्ट करना पड़ता था, आज हमारे पास इनफ बफर स्टॉक है। अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया जब कोविड-19 के टाइम पे देखे, 2019 में जब कोविड-19 आया, तो उस समय पे इंडिया के पास इनफ बफर स्टॉक था कि हम एक लंबे टाइम तक इंडिया के लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते थे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का इसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब पढ़ते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में क्या होता है। तो होता क्या है, जब भी फार्मर अपना जो प्रोडक्शन करता है व्हीट और राइस को या बाकी के फूड ग्रेन्स को अगर वो प्रोड्यूस करता है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि एमएसपी के तहत उनसे फूड को प्रोक्योर करती है, और ये एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाके स्टोर होता है। तो पहला पॉइंट ये, तो जो भी गवर्नमेंट जो फूड प्रोक्योर करती है वो एफसीआई स्टोर करता है, इसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको स्टोर करने के बाद क्या होता है, यही फूड फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, या फिर इसको हम राशन शॉप्स भी कहते हैं, इसको हम राशन शॉप्स भी कहते हैं। तो ये राशन शॉप जो कि इंडिया के अंदर लगभग 5.5 लाख है इंडिया के अंदर राशन शॉप्स। तो इन शॉप्स के थ्रू यही जो फूड होता है जो एफसीआई प्रोक्योर करता है, ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फूड जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है, इनका जो प्राइस होता है नॉर्मल मार्केट प्राइस से काफी कम होता है, तो इसके थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखते हैं पीडीएस। अब पीडीएस के बारे में पढ़ते हैं। तो 1992 तक, यानी कि 1960s के दशक में ये पीडीएस स्कीम आई, और 1992 तक हमारा पीडीएस रहा, यानी यही सिस्टम चलता रहा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आए, आरपीडीएस यानी रिवैम्प्ड पीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या था, 1992 में लाया गया। इसमें जो बैकवर्ड ब्लॉक्स थे उन पर ज्यादा फोकस किया गया कि यहाँ पे इन एरियाज में फूड की ज्यादा कमी है, फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, उन एरियाज पे फोकस किया गया, और वहाँ पे स्पेशल उनको स्कीम्स के तहत उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके अलावा 1997 में जब देखते हैं तो टीपीडीएस लाया गया। टीपीडीएस यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या था, जो पुअर नॉन पुअर को डिवाइड कर दिया गया। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, इनके लिए अलग राशन कार्ड बना, और जो एपीएल थे अबव पॉवर्टी लाइन, तो बीपीएल के लिए अलग से स्कीम्स लाई गई। उनको ज्यादा बेनिफिट दिया गया फूड स्कीम्स के तहत, ताकि उनको ज्यादा फूड एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो, अफोर्डेबिलिटी उनकी ज्यादा हो। तो इसलिए एक अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में आई थी। इस स्कीम में ये था, जो अंत्योदय यानी जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, ऐसी 1 करोड़ फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया, उनको फूड एक्सेसिबल कराया गया बहुत कम रेट पर। आप पढ़ेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक्ट जब पास हुआ 2013 में, उसके बाद से वहां पे लगभग 50% जो अर्बन पॉपुलेशन और 75% रूरल पॉपुलेशन, यानी टोटल इंडिया की 67% पॉपुलेशन को एक बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही चीप रेट पर उनको फूड एक्सेसिबल कराया गया। उसके अलावा हम देखते हैं, जैसे जो व्हीट का प्राइस था वो था 3 रुपए केजी, राइस था 2 रुपए केजी, 2 रुपीज केजी, और राइस था 2 रुपीज केजी, और जो कोर्स ग्रेन था वो था 1 रुपीज केजी। तो इस रेट पर उनको फूड अवेलेबल कराया गया। ये था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और अभी हाल ही में जब कोविड-19 आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर पीएम गरीब कल्याण योजना कर दिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को बहुत कम रेट पर, इस रेट पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। ये फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया इंडिया के अंदर। लगभग 80 करोड़ लोगों को, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको फूड ये अवेलेबल कराया जाता है। अब पढ़ेंगे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है बिफोर सोइंग,
यानी जब फसल जब बोई जाती है तो उससे पहले गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि आपका एमएसपी क्या रहेगा। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर देती है आपको, आपसे हम इस प्राइस पर इस बीट को या राइस को या किसी भी चीज को हम आपसे इस प्रोडक्शन को खरीदेंगे। तो ये पहले डिसाइड गवर्नमेंट प्रॉमिस कर देती है, इसलिए फार्मर निश्चिंत हो जाता है और वो फिर प्रोड्यूस करता है। अगर मार्केट में उसको इससे ज्यादा रेट मिलता है तो वो बेच सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट उससे इस प्राइस पर खरीदती है। इससे फार्मर को ज्यादा लॉस नहीं होता। इसमें जो मिडिल मैन होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, उनका जो जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो अलग अलग टाइप से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाता है। तो एमएसपी के थ्रू ही इंडिया में जो एफसीआई है वो सीधा फार्मर से प्रोक्योरमेंट करती है, उसी रेट पे प्रोक्योरमेंट करती है और वही आगे जाके पीडीएस के थ्रू लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं। और इसी के साथ कुछ पीडीएस में कुछ अगर हम लूप होल्स को भी पढ़े पीडीएस सिस्टम में, तो यह है राशन शॉप कई बार क्या करती है, जो बढ़िया क्वालिटी का फूड होता है, राइस व्हीट होता है, उनको मार्केट में सप्लाई कर देती है हाई रेट्स पर, और जो घटिया क्वालिटी का होता है, इंफीरियर क्वालिटी का होता है, वो लोगों को देती है। तो इससे लोग कई बार पीडीएस से असंतुष्ट होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो बायोमेट्रिक की दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल आधार से लिंक हो गया है, तो बायोमेट्रिक की भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है, कई बार कुछ लोगों को बायोमेट्रिक नहीं हो पाता। और इसके अलावा करप्शन की प्रॉब्लम है। तो ये पीडीएस सिस्टम की कुछ कमियां हैं। इंडिया में कई सारे प्रोग्राम्स पॉवर्टी एलिविएशन के लिए चलाए जा रहे हैं, ताकि देश से गरीबी को खत्म किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को खत्म किया जा सके, जिससे फूड एक्सेसिबिलिटी उनकी अच्छी हो, अफोर्डेबिलिटी उनकी अच्छी हो जाए। तो इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जैसे आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, 1975 से चलाया जा रहा है। इसके तहत जो बच्चे का पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ताकि उसके न्यूट्रिशियस फूड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके और एक हेल्थी बच्चा, उसका एक हेल्थी फ्यूचर भी बनाया जा सके। उसके अलावा देखते हैं जैसे कि पीडीएस स्कीम लाई गई 1960s के दशक में, उसके बाद इसके तहत जो फूड कम रेट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम चलाई गई, जो मिड डे मील स्कीम्स, इसके तहत क्या होता है, जो 8th तक के बच्चे होते हैं उनको वन टाइम मील दिया जाता है, एक न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रह सके। तो मिड डे मील स्कीम है, इससे क्या हो रहा है कि स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशियो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो पीडीएस, आईसीडीएस, उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं रूरल में, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में जैसे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2006 में लाया गया था। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि गांव के अंदर ये 100 दिन की एक रोजगार की गारंटी देता है लोगों को, हर परिवार से एक पर्सन को। तो इससे क्या होगा, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी पॉवर्टी की समस्या कम होगी और उनकी इनकम सिक्योरिटी होगी, और वो लोग भी अच्छा फूड अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये भी फूड अफोर्डेबिलिटी यानी पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा ये आप देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत भी क्या हो रहा है, जो कोविड के टाइम पे योजना लाई गई थी कि इसमें सभी लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा था, लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा था। तो ये स्कीम के तहत भी क्या है, ये फूड इनसिक्योरिटी को कम करता है, और जो जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये कम रेट पे फूड अवेलेबल कराता है। तो अब पढ़ेंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में देखें तो रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं कि जो वॉलंटरली कई बार जो फार्मर्स होते हैं और जो लोग होते हैं अपने कोऑपरेटिव बना लेते हैं, और वो फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं और जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सपोर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, विद एग्जाम्पल समझते हैं। जी क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एनहेंस करते हैं। जैसे इफको हो गया, इफको जो है ये एग्रीकल्चरल जैसे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव है। उसके अलावा देखते हैं ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को स्ट्रेंथन करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको इजी लोन्स प्रोवाइड, इजी लोन्स फैसिलिटीज एक्सेस करवाते हैं, लोन्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ताकि वो अच्छा उत्पादन कर सकें। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो कोऑपरेटिव है उनका काफी योगदान होता है।
नाफेड का पढ़े तो क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चरल जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन होता है। ये क्या करता है, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है एज ए कोऑपरेटिव। उसके अलावा पीडीए सिस्टम के तहत देखें तो लोगों को जो है कम रेट पर जो है फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू उनको फूड अवेलेबल कराया जा रहा है। उसके अलावा अमूल देखें जो कि मिल्क सेक्टर में और डेयरी प्रोडक्ट्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और उनके जो न्यूट्रिशियस जो नीड्स है उनको फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है।